सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपके 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और आज लेसन 6वां लेते हैं। 6 नंबर का जो लेसन है, लेसन का नाम है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। तो लेसन 6 है, लेसन नंबर 6 है और लेसन का नाम है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेफ इन प्लांट। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ascent of shape in plants, ये लेसन का नाम है। देखिए, इस लेसन में अपन क्या देखेंगे, 2 चीजें देखेंगे। एक तो देखेंगे पादपों में जल का अवशोषण और एक देखेंगे रसारोहण। अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, रसारोहण को एसेंट ऑफ शेप कहते हैं। इस लेसन में अपने देखेंगे कि पादप जल की पूर्ति कहां से करते हैं, जल कहां से प्राप्त करते हैं और उस जल को कैसे अवशोषित करता है पादप, कौन से अंगों के द्वारा करता है, अवशोषण कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। रसारोहण का मतलब यह होता है कि तरल पदार्थ का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है, रसारोहण। क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले लेते हैं जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग। यह पॉइंट आता है, यह तो है लेसन का हेडिंग है, लेसन का नाम है। अब इस लेसन में पहला पॉइंट है जल अवशोषण एवं पादपों में जल का मार्ग। जल अवशोषण एवं पादपों में जल का मार्ग, ये पॉइंट है। देखिए, जल अवशोषण किसके द्वारा करेगा और जब जल का अवशोषण हो जाता है मृदा से या पौधे उस जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो अवशोषित जल कौन से मार्ग से वो पौधे के अंदर फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, तो उससे जिस मार्ग से जल अंदर चलता है उस पथ को कहते हैं जल का मार्ग। ठीक है। अब यहां पर देखिए, आपको पता है कि सभी जीवों के अंदर जल एक अनिवार्य होता है। सभी जीवों के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो जल में ही संपन्न होती हैं और जल के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये घुले होते हैं। यानी अनेक प्रकार की जो गैसें हैं, खनिज लवण है, कार्बनिक पदार्थ है, ये सारे जो हैं वो किस में घुलनशील होते हैं, जल में। और पौधे के अंदर जो खनिज लवण है, गैसें हैं, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ है, ये सारे जल में घुलकर ही क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पौधों के अंदर जल खनिज लवणों के लिए, कार्बनिक पदार्थों के लिए, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब बात यह आती है कि जब पौधों के अंदर सभी क्रियाएं, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ, खनिज तत्व, ये सारे जल के अंदर घुलित अवस्था में ही प्रवेश करते हैं और जल में घुलित अवस्था में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो बात यह आती है कि पौधा जल को कहां से प्राप्त करता है, यानी पौधों में जल की पूर्ति कहां से होती है।
तो इसका सीधा आंसर है कि पौधों में जल की जो पूर्ति है वो मृदा से होती है, सोयल से होती है। कहां से होती है? मृदा से, यानी मृदा जल से पौधा क्या करता है? जल की पूर्ति करता है। फिर यह बात आती है कि मृदा में जल की पूर्ति कहां से होती है? चलो, पौधे की तो पूर्ति कर दी मृदा ने, लेकिन मृदा में जल कहां से आएगा? तो मृदा जल का जो मुख्य स्रोत होता है वो वर्षा होती है, बारिश होती है। बरसात का जो पानी आता है वो अंदर मिट्टी में जाता है और मिट्टी के कणों के अंदर समाये रहता है, उसको मृदा जल कहते हैं। और उसी मृदा जल को पौधा क्या करता है? अवशोषित करता है। फिर आता है, आपको ये भी पता है कि जब बरसात होती है, तेज बारिश होती है, तो बरसात का अधिकांश भाग होता है वो बह करके समुद्रों में, नदियों में, इनमें चला जाता है। और इस प्रकार का जो जल होता है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर बह करके नदी नालों समुद्रों में चला जाता है, उसे कहते हैं अपवाहित जल। कौन सा कहते हैं? अपवाहित जल। ठीक, अपवाहित जल किसे कहेंगे? कि वो जल जो तेजी के साथ में बह करके और नदियों में या समुद्रों में या तालाबों में चला जाता है, उस प्रकार के जल को क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जब बारिश स्लो होती है, धीमी बारिश होती है, तो धीमी बारिश के समय आपने देखा होगा रिमझिम बारिश होती है, तो बारिश का जो अधिकांश जो पानी है वो मिट्टी के अंदर समाये रहता है, यानी पानी बहता नहीं है बल्कि मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो बारिश का जो पानी मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर समा जाता है, नदी नालों तालाबों में नहीं जाता है, उस जल को कहते हैं मृदा जल। क्या कहते हैं? मृदा जल कहते हैं, जिसे अपन सोयल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये मृदा जल होता है, ये कई प्रकार का होता है। क्या होता है? कई प्रकार का। कई प्रकार कौन कौन सा हो सकता है? अब देखिए, जैसे मान लिए इसी में एक आता है केसी का जल, इसी में आता है गुरुत्वीय जल, इसी में आता है आर्द्रताग्राही जल। ये सारे जो जल के प्रकार हैं, केसी का जल है, गुरुत्वीय जल है, आर्द्रताग्राही जल है, ये सारे जल किसके प्रकार हैं? ये मृदा जल के प्रकार हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि पौधे के अंदर, अभी मैंने बताया था कि पौधों के अंदर जल की पूर्ति होती है मृदा जल से। अब मृदा जल भी कई प्रकार के हो गए, केसी का जल हो गया, गुरुत्वीय जल हो गया, आर्द्रताग्राही जल हो गया। तो इनमें से कौन सा जल पौधा लेता है या कौन से जल से पौधे की जल की पूर्ति होती है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनमें से पौधा केसी का जल को प्राप्त करता है। कौन से जल को? केसी का जल को, इस जल को प्राप्त करता है। तो प्रश्न कई बार पूछ लेता है, कंपटीशन में आता है कि पौधे निम्न में से कौन से जल को अवशोषित करते हैं या कौन सा जल पादपों के अंदर जल की पूर्ति करता है। तो मेनली इसमें आता है केसी का जल। कौन सा होता है? केसी का जल, जिसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। तो एक सीधा प्रश्न बनता है कि पादपों के द्वारा कौन से जल को अवशोषित किया जाता है? कैपिलरी जल को अवशोषित किया जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एक ही मेन पॉइंट आया है आपके कंपटीशन लाइक पर्सन, एक ही है कि पादप कौन से जल का अवशोषण करते हैं। तो कौन से जल का अवशोषण करते हैं? केसी का जल का अवशोषण करते हैं। अब आता है पादपों में जल अवशोषण करने वाले अंग। पॉइंट आता है पादपों में जल अवशोषण करने वाले अंग। आपको यह पता है कि पादपों की जो शारीरिक संरचना होती है वो अलग अलग पाई जाती है। कुछ पादप सरल संरचना वाले होते हैं तो कुछ पादप जटिल संरचना वाले होते हैं। आपको यह भी पता है कि अलग अलग प्रकार की शारीरिक संरचना होगी तो उनमें जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है, जल अवशोषण करने वाले जो अंग होते हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो जो निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं, निम्न संरचना वाले, निम्न श्रेणी कह दो या ये कहें कि एक सरल संरचना वाले पादपों
यानी वे पादप जिनका शरीर जटिल नहीं होता है, सरल होता है, सामान्य संरचना वाले होते हैं, उन पादपों के अंदर, और इन पादपों का जैसे मैं यदि एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की कौन से ऐसे पादप हैं जो सामान्य संरचना वाले होते हैं, उनमें जैसे एक तो आ गया शैवाल। शैवाल में आपने देखा होगा, शैवाल का जो शरीर होता है वो तंतुवत होता है, इसमें जड़, तना, पत्ती विभेदित नहीं होती है, एक धागे जैसी स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। और शैवाल के साथ साथ एक होता है कवक, यानी एल्गे और जो फंजाई होते हैं वो पादप वर्ग में आते हैं, लेकिन ये निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, इनका शरीर क्या होता है, सामान्य होता है। तो इन पादपों के अंदर किसी प्रकार का, ये जो पादप मैंने बताए हैं, इन पादपों के अंदर जल अवशोषण के लिए अंग नहीं पाए जाते हैं। जल अवशोषण के लिए अंग अनुपस्थित होते हैं, यानी कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं जो जल का अवशोषण करते हो। अब इनमें क्या होता है, फिर ये जल का अवशोषण कैसे करते हैं? देखिए, जो सरल संरचना वाले जो पादप होते हैं, इनके संपूर्ण शरीर की सभी कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। यानी जो बॉडी होती है, पादप शरीर होता है, पादप का काय होता है, उस पादप शरीर की सभी कोशिकाएं जल के अवशोषण का कार्य करती हैं। कहने का मतलब एक शब्द आता है कि इनका संपूर्ण पादप शरीर ही जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। बाकी कोई स्पेशल कोई ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता, कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। ये तो बात हो गई सरल जो संरचना वाले पादप होते हैं, फर्स्ट बात। दूसरी बात ये आती है जो उभयचर पादप होते हैं, जिनको अपन ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, उभयचर कह दो या ब्रायोफाइट्स जो पादप होते हैं, ये जो पादप होते हैं ये थोड़े से विकसित होते हैं, यानी इन निम्न श्रेणी वालों से थोड़ा सा इनका डेवलप हो रखा है। इन पादपों के अंदर जल अवशोषण के लिए, इन पादपों के अंदर जो जल अवशोषण हेतु विशेष संरचना पाई जाते हैं। वैसे जड़ नहीं पाई जाती, बल्कि जड़ जैसी संरचना पाई जाती है, और उन अंगों को जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं उनको कहते हैं मूलाभास। क्या कहते हैं? मूलाभास। तो इसका मतलब है जो ब्रायोफाइट्स जो पादप होते हैं, जो उभयचर पादप होते हैं, उनके अंदर जल अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं? मूलाभास पाए जाते हैं। और इन्हीं मूलाभासों को इंग्लिश में राइजोइड्स भी कहा जाता है, यानी इन्हीं का दूसरा नाम है राइजोइड्स। तो राइजोइड्स, देखिए नाम से पता चल रहा है मूलाभास, मूल प्लस आभास, यानी ये जड़ जैसा कार्य करती है। जो संरचना होती है, मूलाभास नामक जो संरचना होती है, ये जड़ नहीं होती है, बल्कि जड़ जैसा कार्य करती है। यदि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, आंतरिक संरचना देखें, तो जड़ जैसी नहीं पाई जाती है। अगर जड़ जैसी संरचना होती और कार्य भी वैसा होता तो इनको मूलाभास नहीं कहते, बल्कि जड़ ही कह देते। इसका मतलब ये जड़ तो नहीं है, बल्कि जड़ जैसा कार्य करती है, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? मूलाभास कह देते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है जो ब्रायोफाइट्स पादप होते हैं, जो उभयचर पादप होते हैं, उन पादपों के अंदर जल अवशोषण के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? मूलाभास पाए जाते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ब्रायोफाइट्स जो पादप होते हैं, उनका जो पादप शरीर होता है, ब्रायोफाइट्स पादपों का जो पादप शरीर होता है, वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है, बल्कि एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। और उसे जो थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं थैलाब। क्या कहते हैं? थैलाब कहा जाता है, थैलस कहते हैं उसको। ठीक है। अब बात ये आती है जो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के पादप कह दो, या अपन ये कहें जो विकसित पादप कह सकते हैं अपन, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ये सारे क्या हैं? ये उच्च विकसित पादप हैं। कौन कौन से बताया मैंने? टेरिडोफाइट्स बताया, जिम्नोस्पर्म बताया, एंजियोस्पर्म बताया। ये सभी पादप विकसित कैटेगरी में आते हैं। और इन विकसित कैटेगरी का मतलब ये होता है कि इन पादपों के शरीर में, या इन पादपों का जो शरीर होता है वो जड़, तना और पत्तियों में क्या होता है? विभेदित होता है, या इनके मिलने से बना होता है। तो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, इन पादपों के अंदर जो जल अवशोषण होता है या वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन हेतु इनमें क्या पाया जाता है? वाटर ऑब्जॉर्प्शन हेतु इनके अंदर मूल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूल तंत्र, यानी जड़ पाई जाती है।
और जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। तो इसका मतलब यह आ गया कि अलग अलग पादपों के अंदर जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है, जल अवशोषण के जो अंग होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। यहां तक के पॉइंट में आपके 3-4 चीजें आई हैं, आप सीधा सीधा पॉइंट याद रखना है कि एक तो पादप कौन से जल का अवशोषण करते हैं, केशिका जल का अवशोषण करते हैं। एक शैवाल और कवक जल अवशोषण, शैवाल और कवकों में जल अवशोषण के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो उनमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, बल्कि उनके संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। फिर दूसरा आता है जो ब्रायोफाइट्स या उभयचर जो पादप होते हैं, उनके अंदर जल अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, जिनमें टेरिडोफाइट्स आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया, एंजियोस्पर्म आ गया, उन पादपों के अंदर जल अवशोषण के लिए सुविकसित जड़ें पाई जाती हैं और उन जड़ों के द्वारा मृदा जल का अवशोषण किया जाता है। अब बात आती है कि जो जड़ होती है, जड़ जल का अवशोषण करती हैं और जड़ जो होती हैं वो जड़ के जैसे देखा होगा, जड़ भी दो भागों में बटी होती है। जड़ में दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है तरुण क्षेत्र और एक होता है परिपक्व क्षेत्र। यानी एक होता है जिसको अपन अनमेच्योरेटेड रीजन कह सकते हैं और एक कह सकते हैं अपन मैच्योरेटेड रीजन। यानी एक अपरिपक्व भाग होता है और एक होता है परिपक्व भाग। तो अब मूल बात यह आ रही है कि पौधों में जल के अवशोषण के लिए क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती हैं। अब चर्चा करेंगे अपन किसकी, जड़ की। तो देखिए चर्चा करते हैं अपन जड़ की। अब जड़ जो थे रूट होता है, रूट का निर्माण मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से। और मूल के दो क्षेत्र होते हैं। मूल के कितने क्षेत्र हो गए, दो। एक तो हो गया तरुण क्षेत्र, तरुण क्षेत्र। और तरुण क्षेत्र को अपन कह सकते हैं, इसी को अपन कह सकते हैं अपरिपक्व भाग, इसी को कह सकते हैं अपरिपक्व भाग। ठीक है। दूसरा जो पाया जाता है वो है परिपक्व क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र। अब तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र में से क्योंकि जड़ के भी दो भाग हो गए, एक तरुण क्षेत्र हो गया और एक परिपक्व क्षेत्र हो गया। अब इन दोनों भागों में से जल का अवशोषण कौन सा करता है, तो जल का अवशोषण करने का कार्य कौन करता है, तरुण क्षेत्र। यानी ये जो क्षेत्र होता है ये जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। जल का क्या करता है, अवशोषण, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य कौन करता है, तरुण क्षेत्र। तो फिर ये जो परिपक्व क्षेत्र होता है, अब आप कहोगे साहब परिपक्व क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहते हैं, और आपको यह भी पता है कि तरुण जो परिपक्व क्षेत्र होता है वो जल अवशोषण का कार्य नहीं करता है। तो परिपक्व क्षेत्र जल अवशोषण का कार्य क्यों नहीं करता है, या कौन से भाग को अपन परिपक्व क्षेत्र कहेंगे, ये दोनों जो क्वेश्चन है इनके आंसर एक ही पॉइंट में आ जाएंगे कि परिपक्व क्षेत्र की जो कोशिका होती है, इनकी जो कोशिका होती है, इस क्षेत्र की जो कोशिका है, इस क्षेत्र की जो कोशिका होती है, इन कोशिकाओं की भित्तियों पर एक तो लिग्निन और एक होता है सुबेरिन। एक तो लिग्निन और एक सुबेरिन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है, जमाव। लिग्निन का जमाव होता है उसको कहते हैं लिग्नीकरण या लिग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, लिग्निन का जब जमाव होता है तो लिग्निन के जमाव को क्या कहते हैं, लिग्निफिकेशन या लिग्नीकरण। और सुबेरिन का जब जमाव होता है तो इसको कहते हैं सुबेरिनीकरण, सुबेरिनीकरण। जब भी परिपक्व क्षेत्र की कोशिका भित्ति में लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है तो लिग्निन और सुबेरिन जो होता है वो जल के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है। जल के लिए क्या होता है, अपारगम्य। और ये लिग्निन और सुबेरिन होता है वो जल को आर पार जाने से क्या करती है, रोकती है। इस लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के कारण जो परिपक्व क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं मृदा जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। तो इनके जमाव के बाद इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं अपन, परिपक्व क्षेत्र। और जब कोशिकाओं की भित्ति में लिग्निन और सुबेरिन का जमाव नहीं होता है और सामान्य कोशिकाओं की तरह वो व्यवहार करती हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तरुण क्षेत्र।
तो बात ये आती है जो तरुण क्षेत्र होता है वो ही पौधों के अंदर जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। अब जड़ का जो तरुण क्षेत्र होता है इसको 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, जड़ का जो तरुण क्षेत्र होता है, जो अपरिपक्व क्षेत्र होता है, उसे 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 5 भाग कौन कौन से हैं? देखो, डायग्राम बना रहे हैं अपन। ये एक डायग्राम है। ये एक जड़ के तरुण क्षेत्र का एक काट है। इसमें देखो अलग अलग है। ये जो टोपीनुमा संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं मूल गोप। क्या कहते हैं? मूल गोप। ये है वृद्धि क्षेत्र। क्या है ये? वृद्धि क्षेत्र। ये है विवर्धन क्षेत्र। ये है विभाजन क्षेत्र। और ये है परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, और परिपक्वन क्षेत्र में ये जो संरचनाएं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, रोम जैसी संरचना दिख रही है, इनको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं इनको? मूल रोम। तो 1 नंबर का भाग ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया और 5 नंबर ये हो गया। इस प्रकार से जो अपरिपक्व क्षेत्र होता है, तरुण क्षेत्र होता है, उसे कितने भागों में बांट रखा है? 5 भागों में बांट रखा है। बात करते हैं मूल गोप की। मूल गोप जो जड़ होती है, जड़ का जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग पर टोपी नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, एक कैप नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। और ये जो मूल गोप होता है, ये इसको मूल गोप को रूट कैप भी कहते हैं या जड़ की टोपी भी कहते हैं। ये रूट कैप होता है, ये इस वर्धी क्षेत्र की जो कोमल कोशिकाएं होती हैं, जो अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं, उनको मिट्टी कणों के घर्षण से क्या करती हैं? बचाने का कार्य करती हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जड़ के शीर्ष भाग का क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। कौन? मूल गोप। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि जो जलीय पादप होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, उन जलीय पादपों में आपको पता है मृदा तो होती नहीं है, तो फिर उन पादपों के अंदर मूल गोप के स्थान पर क्या पाया जाता है? मूल पॉकेट पाया जाता है, यानी रूट पॉकेट पाया जाता है। और रूट पॉकेट के अंदर क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। यानी जो जलीय पादप होते हैं, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, जलीय पादप, उन जलीय पादपों में मूल गोप के स्थान पर मूल पॉकेट पाया जाता है। और इस मूल पॉकेट के अंदर क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। और ये जो वायु होती है, ये इस पौधे को उत्प्लावन बल प्रदान करती है। और इस उत्प्लावन बल के कारण ही ये पादप जल के अंदर आसानी से क्या करता है? तैरता रहता है। फिर आता है वर्धी क्षेत्र। देखो, वर्धी क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजन करती रहती हैं, विभज्योति कोशिका होती हैं। और ये कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में लगातार क्या चलता रहता है? विभाजन चलता रहता है। फिर आता है वर्धी क्षेत्र। वर्धी क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद है विवर्धन क्षेत्र, एलोंगेशन। और ये जो आपका देखा होगा आपने, जो विवर्धन क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं,
इन कोशिकाओं में विभाजन के कारण जो जड़ होती है, जड़ की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी विवर्धन क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई जब बढ़ती है तो इस क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के कारण जड़ की लंबाई में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर उसके बाद है विभाजन क्षेत्र। और विभाजन क्षेत्र में देखा होगा आपने, इसकी कोशिकाएं भी पतली भित्ति वाली होती हैं और ये कोशिकाएं भी लगातार क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। और विभाजन के साथ साथ जड़ की लंबाई भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बात ये आती है, इसका ये कहने का मतलब ये है कि जो ये 3 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, इन 3 क्षेत्रों की कोशिकाएं लगातार विभाजन करेंगी और विभाजन के साथ साथ जड़ की लंबाई में और जड़ की मोटाई में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। अब बात आती है परिपक्व क्षेत्र। अब यहां से जो पीछे खिसकेंगी जो कोशिकाएं, वो कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता कम होती जाती है, विभाजन कम होता जाता है और अंत समय के अंदर जाकर के उन कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, उन कोशिका भित्तियों के अंदर लिग्निन का हल्का जमाव होने लगता है और विभाजन करना ये कोशिकाएं क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। जब कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देंगी और अपना एक निश्चित आकार आकृति ग्रहण कर लेती हैं तो उस क्षेत्र को कह देते हैं परिपक्व क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर जो धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो अनगिनत संख्या में पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, उन धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, मूलद्रोम कहते हैं। और ये जो मूलद्रोम होते हैं, ये मूलद्रोम ही मृदा जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जड़ के अंदर भी जल अवशोषण का जो मुख्य कार्य होता है वो परिपक्व क्षेत्र के कौन करते हैं, मूलद्रोम करते हैं। तो मूलद्रोमों के द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इस प्रकार से ये जो तरुण क्षेत्र होता है, इस तरुण क्षेत्र को अपन कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। 5 भागों क्या कर लिया अपने, वर्णन कर लिया। और एक ये जड़ का एक प्रारूपिक काट का डायग्राम है, कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन भी डाल देता है विथ डायग्राम। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, अपने बुक में थोड़ा कंसल्ट कर लेना। आज के पॉइंट में इतना ही होगा। कल अपन देखेंगे कि जो मूलद्रोमों के द्वारा जल अवशोषण होता है, जल अवशोषित किया जाता है, ये अवशोषित कौन सी क्रिया विधि के द्वारा किया जाता है। तो क्रेमर एक नामक व्यक्ति थे, क्रेमर नाम का एक व्यक्ति था और इस व्यक्ति ने बताया था कि पादपों में जो जल अवशोषण होता है ये 2 प्रकार से होता है। क्रेमर, क्या नाम बताया मैंने, क्रेमर नामक व्यक्ति ने पादपों के अंदर जो जल अवशोषण बताया वो 2 प्रकार से बताया। और 2 प्रकार में इन्होंने एक बताया निष्क्रिय अवशोषण और एक बताया सक्रिय अवशोषण। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से जल अवशोषण होगा, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। ये जो सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण है ये अपन कल के पॉइंट में देखेंगे। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।